So welcome back, my dear student. This is your channel, Sidbali Classes. How are you all? I'm fantastic. Should we start? Yes, sir. Okay. So in the last class, we have discussed about two solution and suspension. In that, we have studied that the size of particles of suspension is more than. Sure. Okay. What was the size of particles of two solution? Less than 1 nanometer. One more question I have to ask you. 1 nanometer equals to how many meters? 10 raised to the power minus 9 meter. Okay. So today we are going to study about the third type of mixture. Should I say mixture or not? Yes, sir. Very good. That is colloid. एक बार कैमरे में देख के बताना, दिख रहा है? Yes, sir. कोलॉइड्स. अच्छा, कोलॉइड को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल सा है. जिस भी मिक्सचर में सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज इंटरमीडिएट होगा. इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला. किसके बीच वाला? मोर देन टू सॉल्यूशन बट लेस देन सस्पेंशन. तो क्या लिखा जाना चाहिए? साइज मोर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 100 नैनोमीटर. बात समझ में आ रही है? इस टाइप के मिक्सचर को बच्चों हम लोग कहते हैं कोलॉइड. ठीक है, तो लिख लीजिए कोलॉइड में. कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन. Colloid is a kind of solution in which the size of solute. अच्छा, solute particles का दूसरा नाम भी था भाई, क्या था बताएं? Dispersed particle. क्या था? यहां पे लिख भी देता हूं मैं, डिस्पर्स्ड. अच्छा, और फिर पार्टिकल. सॉल्वेंट को भी कुछ कहते थे अपन, क्या बोलते थे? डिस्पर्जन मीडियम. सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट. ब्रैकेट में लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, देखो, साइज मोर देन 1 नैनोमीटर. इनइक्वलिटी का साइन बनाएंगे, ठीक है, बट लेस देन 100 nanometer. Colloid is a kind of solution in which the size of solute particle is intermediate. बस हो गया डेफिनेशन कंप्लीट. इससे ज्यादा क्या लिखना है? आप ये भी कह सकते हैं साइज ऑफ solute particle is more than the size of two solution particle of two solution but less than the size of particles of suspension. ठीक है. आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं. सबसे बेस्ट जो आपने घर पे देखा भी होगा, कभी सोप सॉल्यूशन बनाया? सर्फर घोलते हो, देखते हो उसमें, सो दैट इज अ काइंड ऑफ कोलॉइड. सोप सॉल्यूशन बना के देखना, बड़ा अच्छा सा लगता है. रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, चमकता भी है. देखा है? ऐसे खेलते हैं ना बच्चे, फुला फुला फूक मारते हैं. दैट इज अ काइंड ऑफ कोलॉइड. ठीक है, अरमान आ रहा समझ में? ठीक है. दूसरा लिखिए, ये शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, स्टार्च सॉल्यूशन. स्टार्च मंडवा देखा है? पक्का? कहां देखा? राइस. जब राइस को भिगाते हैं, व्हाइट व्हाइट जो बचता है, दैट इज स्टार्च. ठीक है ना, स्टार्च सॉल्यूशन. एक और बहुत फेमस है, दैट इज आप पीते भी हैं सुबह, दैट इज मिल्क. इज अ काइंड ऑफ, बोलिए, कोलॉइड. इंक, और जो हमारी रगों में दौड़ता है, क्या बोलते हैं उसे? ब्लड. जेली, सारे कोलॉइड के एग्जांपल है. आपको ज्यादा नहीं, इसमें 2-3 याद रखें. जैसे एक जो नसों में दौड़ता है, दैट इज ब्लड. एक जो आप सुबह पीते हैं, दैट इज, और जिससे नहाते हैं, सोप सॉल्यूशन. इंक जो पेन में यूज होती है. स्टार्च, जब राइस को रखेंगे तो पानी जो निकलेगा. याद हो जाएंगे? बोलो, बहुत टफ थोड़ी है यार. ठीक है, इतना नोट हुआ? कोलॉइड को हम लोग कभी कभी कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं. दूसरा नाम भी इसका लिखते हैं कोलॉइड्स का, दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन. तो कभी एग्जाम में कोलॉइडल सॉल्यूशन लिखा हुआ आया, कोलॉइड आया, दोनों का मान ले कि मतलब होता है. ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. लिखिए, काम की चीज दिखवाते हैं, ज्यादा नहीं.
हाँ लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट ही। द बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट can become visible only when the solute particles are big enough to reflect light falling on them. The beam of light can become visible only when the solute particles are big enough to reflect light falling on them. ठीक है। अच्छा, हमको ये कैसे पता चला कि टू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है? हमने ये जो टेक्निक निकाली, हमने उसके ऊपर बीम ऑफ लाइट डाली। अच्छा, बीम का मतलब क्या होता है? बंच ऑफ रेज, बहुत सारी रेज जब आ रही हो उसे हम कहते हैं बीम। हमने ये देखा, नोटिस किया कि टू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स यानी टू सॉल्यूशन लाइट के पाथ को विजिबल नहीं करवा पाता है। इसका मतलब उनका साइज वेरी वेरी स्मॉल है। बात समझ में आ रही है? बट यही जब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड के साथ किया तो हमने नोटिस करा कि पाथ विजिबल हो गया। इससे हमको क्या समझ में आया? दैट द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर वेरी वेरी बिग। समझ में आ रही है बात? तो लिखिए, in colloidal solution the particles are big enough to scatter light. In colloidal solution the particles are big enough to scatter light. अब इसको एग्जाम में हम बच्चों ड्राइंग की हेल्प से समझा सकते हैं। या मैंने भर दिया ब्राइन, यहां से अपन ने क्या करा, एक टॉर्च ली, इससे लाइट डाली, बीम ऑफ लाइट। अपन यहां पे नोटिस करते हैं कि यहां तो पाथ विजिबल है बट यहां इनविजिबल है। बीच में देखो मैंने नहीं दिखाया, ठीक है? ऐसा क्यों? कैसा सॉल्यूशन है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सॉल्यूशन आर वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर, और लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए बिग इनफ साइज चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है? अगर यहीं पे सेम सेटअप कोलाइड के साथ लगाया जाए तो क्या लगता है आपको? लाइट का पाथ विजिबल होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए। डेफिनेटली होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज बिग इनफ है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, पाथ ऑफ लाइट विजिबल। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए। आप एग्जाम में से शो करेंगे तो बड़े अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सोप सॉल्यूशन, यहां लिख देता हूं साइज इंटरमीडिएट बिटवीन, बोलो, साइज मोर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन। ठीक है, अब इसी के साथ एक सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या सस्पेंशन पे जब बीम ऑफ लाइट डाला जाएगा क्या वो लाइट के पाथ को विजिबल करेगा? नहीं करेगा? अरे करेगा यार। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज कितना है? मोर देन 100 नैनोमीटर। भैया जब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, डेफिनेटली सस्पेंशन के भी करेंगे। हाँ या ना? एक चीज और जरा ध्यान से समझो, हमने लिखा अगर साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर से ज्यादा हुआ, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, 1.2, 1.3, 1.5, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? कोलाइड की। ठीक है, क्या इस कंडीशन में जब साइज 1.1, 1.2, 1.3 हुआ, क्या ये अपने ऊपर पड़ने वाली बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाएगा? सोचो सोचो सोचो। 1 नैनोमीटर थोड़ा सा ज्यादा, नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं कर पाएगा।
अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि इसे कोलॉइड बोले या फिर ट्रू सॉल्यूशन बोले, होगी नहीं होगी? तो इसलिए हम क्लियर कट डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि गिवन सॉल्यूशन कोलॉइड है या ट्रू सॉल्यूशन है। बट हाँ, अगर साइज ठीक है, बढ़िया हो रखा है, जैसे आप मान लो 10 नैनोमीटर आ गया, 15 नैनोमीटर, तब आप क्लियर कट देख पाएंगे। मतलब पूरा कंसेप्ट इसी पे डिपेंड है कि आप लाइट डालिए, अगर पाथ विजिबल होता है तो अपन क्या कहेंगे, कोलॉइड है या सस्पेंशन है, नहीं होता तो कहेंगे नहीं है। बोलो, बात समझ में आई? पक्का? चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, बना लो। तो यहाँ पे हमारे साथ आयुष है और अब हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं कि लाइट स्कैटर्ड, लाइट का पाथ विजिबल होता है कि नहीं होता, किस तरीके से। आयुष डालें, देखिए एक बार बंद करें, फिर जाएं। यहाँ से बीम ऑफ लाइट डाली गई जो कि पूरा का पूरा स्कैटर हो रही है, हमको साफ दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है आयुष, चलिए देखिए यहाँ पे हमको फर्स्ट सरफेस से लाइट एंटर होती हुई दिखाई दे रही है, सेकंड सरफेस से लाइट बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, बट ग्लास के अंदर कोई भी लाइट नजर नहीं आ रही है। इसका रीजन है क्योंकि ग्लास के अंदर एयर है जिसके पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉल है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहा है। होप सो कि ये दोनों वापस, दोनों को देखने के बाद आपको कोलाइड का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आप ये समझ पा रहे होंगे दैट व्हेनेवर अ लाइट बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, it scatters the light and the path of light is visible in between. So let's get back to the topic. एक नाम सुना बच्चों आपने, टिंडल इफेक्ट? टिंडल का मतलब क्या होता है सर? पता ही नहीं है। टिंडल का मतलब होता है शंक्वाकार संरचना, कोनिकल स्ट्रक्चर को हम टिंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि जिस टाइम मम्मा घर में झाड़ू मारती हैं सुबह के टाइम पे, डस्ट पार्टिकल उड़ते रहते हैं, और फिर आपने देखा होगा कि जो वो बने होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, वेंटिलेटर्स, वेंटिलेटर से लाइट आती है तो हमको एक ऐसा कोन टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्या चीज विजिबल होती है वहां पे? नहीं, विजिबल क्या होती है? पाथ ऑफ लाइट। लाइट को कौन स्कैटर करता है? डस्ट पार्टिकल्स। और इस फिनोमिना को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है क्योंकि ये साइंटिस्ट टिंडल ने फर्स्ट टाइम विजुअलाइज किया था। समझ में आई बात? तो हेडिंग लगाएंगे टिंडल इफेक्ट और जरा इसको लिखेंगे। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, एग्जाम में पूछा जाता है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। नोट कर लिया? कोशिश करते हैं कि यहां पे आपको थोड़ा बहुत टिंडल इफेक्ट दिखा सकें। लेजर है मेरे हाथ में, देखो जब मैं इसको इधर उधर कर रहा हूं तो थोड़ा सा आपको स्कैटरिंग नजर आ रही होगी, स्क्रीन पे दिख रही है, ग्रीन ग्रीन डॉट्स रन कर रहे हैं। कह सकते हैं कि हल्का फुल्का स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे हो पा रहा है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? बोलो, टिंडल इफेक्ट क्लियर हुआ? टिंडल मतलब कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाना और इफेक्ट मतलब हम उसे ऑब्जर्व कर पा रहे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ए ट्रू सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आप जवाब जानते हैं, क्या हो सकता है? अगर बीम ऑफ लाइट का पाथ विजिबल हुआ तो हम कहेंगे कोलाइडल, नहीं हुआ तो ट्रू सॉल्यूशन। तो नोट डाल के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A true solution can be distinguished. A true solution can be distinguished from a colloidal solution. A true solution can be distinguished from a colloidal solution by the fact that a true solution does not scatter a beam of light, by the fact that a true solution does not scatter a beam of light passing through it,
बट बोलो आगे, बट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन scatters a beam of light, but a colloidal solution scatters a beam of light passing through it, and but a colloidal solution scatters a light passing through it and renders, renders, renders मतलब करता है, but renders, but नहीं, and renders its path visible. And renders its path visible. लिख लिया? समझ में आया? ठीक है, एक लाइन थोड़ा सा और लिखेंगे. अच्छा मुझे बताओ, कोलॉइड्स नेचर में होमोजेनस होते हैं बेटा हेट्रोजेनस? अभी लाया था मैं सोप सॉल्यूशन, अगर वो थ्रू आउट इट्स मास सेम दिख रहा था तो होमोजेनस, और अगर विजिबल लेयर ऑफ सेपरेशन नजर आ रही थी तो हेट्रोजेनस. अब आपको डिसाइड करना है कोलॉइड होमोजेनस होते हैं कि हेट्रोजेनस. जोर से बोले, अरे जोर से बोलो, होमोजेनस. समझ में आई बात? तो लिखिए, कोलॉइड्स आर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं. कोलॉइड्स आर हेट्रोजेनस इन नेचर. लिखो लिखो, पहले लिखो फिर समझ में आएगा. कोलॉइड्स आर, अरे सुन तो लो भाई, लिखो सही पहले. कोलॉइड्स आर हेट्रोजेनस इन नेचर, कॉमा यद्यपि, यद्यपि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नहीं पता. दो, THOUGH, दो, कॉमा दो, दे अपीयर टू बी होमोजेनस. हाँ सही बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा. कोलॉइड्स आर हेट्रोजेनस इन नेचर, कॉमा दो दे अपीयर टू बी होमोजेनस. ठीक है ना? तो देखने में लगता है कि भैया होमोजेनस है, बट होता कैसा एक्चुअल में? हेट्रोजेनस. यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखने में अपन को लगेगा कि अरे यार तो फर्स्ट क्लास होमोजेनस है, बट ये होते कैसे? हेट्रोजेनस. तो एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे करेक्ट ऑप्शन मार्क. पक्का? ठीक है. नेक्स्ट हमको समझना है प्रॉपर्टीज. तो हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स. प्रॉपर्टीज एक्चुअल में वही है जो हमने पढ़ी है कि नेचर कैसा होता है, पाथ ऑफ लाइट को विजिबल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, साइज कैसा होता है, क्या इसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे. ठीक है ना? इसी को प्रॉपर्टीज कहते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजेनस. Colloidal solution appears to be homogeneous, but actually it is heterogeneous. बड़ा कोटी आप लिख नहीं रहे? लिख लिया? ठीक है, लिख लिया सबने? आवाज नहीं आई अभी? लिख लिया? पॉइंट नंबर 2, the range of size of colloidal particles, the range of size of colloidal particle is, ऐसे लिखेंगे देखो, 1 नैनोमीटर डैश 100 नैनोमीटर. ये बाउंड्रीज हैं, इनके बीच का होना चाहिए 1 nm डैश 100 nm. ठीक है, बाकी तो आप लिख लेंगे ना, सस्पेंशन से कम, 2 सॉल्यूशन से ज्यादा, ये एग्जाम में लिख लीजिएगा. फिलहाल इतना बहुत है, 1 nm डैश 100 nm. थर्ड लिखिए, the particles of most of the colloids, the particles of most of the colloids, अच्छा सोच के बताना, कैन बी सीन और कैन नॉट बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप. कैन नॉट बी सीन, कैन बी सीन छोटा होता है ना साइज, 1 nm के आसपास का, तो कैन नॉट बी सीन होता है. ठीक है, तो क्या लिखा? The particles of most of the colloids cannot be seen even with a microscope. The particles of most of the colloids, ज्यादातर, हम ये नहीं कह रहे हैं सबके, बट हम कह रहे हैं most of the colloids cannot be seen even with a microscope. अच्छा साइज देखो, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2 nm. क्या लगता है फिल्टर पेपर को पास करेंगे नहीं करेंगे? कर देंगे आसानी से. तो फिल्ट्रेशन से इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता. तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड
particles of colloid can pass through filter paper. Particles of colloid can pass through filter paper लिखा comma, so colloid cannot be separated by filtration. So colloids cannot be separated by filtration. कभी आपने साबुन का छाग बनाया सोप सॉल्यूशन? स्टेबल रहता है क्या अनस्टेबल? स्टेबल मतलब अगर वैसे ही रहा काफी टाइम तक, ऐसा करते हैं ना, रात को भिगा देते हैं, नहीं रात को घोल देते हैं, सुबह भिगाते हैं, स्टेबल रहता है क्या अनस्टेबल? जोर से बोलो, पक्का? तो लिख लीजिए अगली प्रॉपर्टी, द कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। जिसको कंफ्यूजन हो घर में जाके सर्फ भिगाएं और फिर देखें स्टेबल है कि नहीं है। द कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। दिस मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स, this means the particles of colloids do not separate out on keeping. लिख लिया? लास्ट प्रॉपर्टी स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट, वो भी लिखनी जरूरी है। लिखिए, a colloid scatters a beam of light. A colloid scatters beam of light passing through it. ठीक है, तो अपन ने 6 प्रॉपर्टी स्टडी कर ली। अब इनको याद कैसे करेंगे इसकी टेक्निक भी देखते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट आई थिंक आपने साइज के बारे में बताया, सही है। एक पॉइंट आपने स्टेबिलिटी का दिया, स्टेबल होते हैं, ऑन कीपिंग, सेपरेट नहीं होते। एक पॉइंट आपने स्कैटरिंग का दिया, बोलो हाँ या ना। एक पॉइंट आपने अपीयरेंस का दिया, दैट दे अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजेनस। तो हमने अपीयरेंस के बारे में बात करी। और बताएं, बोलो। हाँ, कि फिल्टर पेपर से सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे सेपरेट करेंगे? ब्लड है, देखो ध्यान से सुनो, ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड निकालते हैं और फिर कंपोनेंट को सेपरेट करके देखते हैं कि भाई ब्लड में क्या क्या कमी आ रही है। सो द टेक्निक बाय विच, वेरी गुड, बाय विच द कोलॉइड सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूग का। आपने नाम सुना है सेंट्रीपिटल फोर्स? क्या आपके फिजिक्स टीचर ने पढ़ाया था? बता सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी पार्टिकल को जो कि सर्कुलर मोशन में होगा सेंटर की तरफ खींच रहा है। सेंट्रीफ्यूग मतलब उल्टा, सेंटर से बाहर की ओर धकेलता है। एक बात मैं आज ही आपको क्लियर कर दूं, असल में सेंट्रीफ्यूगल नाम का कोई फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्या बोल रहे हो सर? सही बता रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल नाम का कोई फोर्स होता ही नहीं है, बट फिजिक्स में से यूज करा जाता है। जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं हो पाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहा हूं, क्लास 11 तो पढ़ाऊंगा, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जब भी बच्चों हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं, जो कि क्लास 11 का बच्चा पढ़ता है बढ़िया से, वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट लगा लेते हैं। देखो समझाता हूं, कोशिश करूं। एक बार मैंने 9th की आईसीएसई किताब में पढ़ा था, और फिर एक बच्ची है अदिति रावत, जो कि मेरी स्टूडेंट थी और बहुत अच्छे नंबर लाती थी। मतलब उसका एफर्ट था, मेरा कुछ नहीं था, मेरा काम तो सिर्फ समझाना होता था। एट प्रेजेंट शी इज डूइंग लाइफ साइंस ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो लाइफ साइंस से ऑनर्स कर रही है। समझ पा रहे हैं बात को? और बहुत अच्छी बच्ची है, कॉन्वेंट की पढ़ी है 10th तक, 11th 12th उसने डीएवी से पढ़ा था और शानदार मार्क्स उसके आते थे, बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छी आदत उसके अंदर थी कि सेल्फ स्टडी करती थी।
मतलब मैं पढ़ाऊं उससे पहले वो आधा चैप्टर तो स्टडी करके आती थी और फिर मेरी खाल खींचती थी, भैया जरा बताओ तो ये लाइन क्या लिखी हुई है। समझ पा रहे हो? ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पहले पढ़ के आओ फिर पूछना स्टार्ट करो, सर यहाँ पे लिखा हुआ था भाई इसका मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, जरा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें। ऐसे ही साइंस हो चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथमेटिक्स हो समझ में आनी स्टार्ट होती है। बोलो ठीक है? थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो मान लो कि मैरी गो राउंड है, मैरी गो राउंड समझते हो? चक्का, ठीक है। यहां पे एक बच्चा बैठा हुआ है, इसके पास हमने एक कॉइन रखा हुआ है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक। आप बाहर से इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है। अब ये घूमने लगा, इसका एक्सेल घर 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 घूमने लगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना? हमने बाहर वाले से पूछा क्या कॉइन घूम रहा है, बाहर वाले ने कहा यस घूम रहा है। हमने कहा यार जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है तो उसका घूमना इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। बोलो हाँ या ना? इस बच्चे ने कहा सर इस कॉइन पे टूवर्ड सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, मैंने एफसी नाम दे दिया। बोलो ठीक है? ठीक है। हमने अंदर वाले से पूछा कॉइन अपनी जगह पे है, क्या आंसर देगा? यस और नो? बोलो जोर से बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, शाबाश बोलो यस या नो? पक्का? इसने कहा सर कॉइन तो मेरे सामने ही है, ये दोनों घूम रहे हैं ना, कॉइन हमेशा इसके सामने है। इसने कहा सर कॉइन तो मेरे सामने है। हमने कहा यार भाई बाहर वाला तो कह रहा है इस कॉइन पे अंदर की तरफ की फोर्स लग रहा है, एंड वेन एवर देयर इज अ फोर्स देयर इज अ मोशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता सकते हैं क्या था? A body at rest will remain at rest. A body's motion will continue its motion along the same direction with same speed until unless an external force is applied on it. इस कॉइन पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो अंदर बाहर वाले ने अंदर वाले से कहा कि यार इस कॉइन को तो मूव करना चाहिए। अंदर वाला कह रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, हाँ या ना? तो बताओ इस पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कैसे फेल हो गया? देखो ना, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन बनाएगा फोर्स। बोलो हाँ या ना? फोर्स है तो अंदर की तरफ एक्सीलरेट करना चाहिए, लेकिन अंदर वाला कह रहा है कि भैया मुझको तो कोई एक्सीलरेशन नजर नहीं आ रहा है, आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फेल हो गया। हाँ या ना? नहीं फेल नहीं हुआ, कुछ लगाना बाकी है। तो अंदर वाले ने कहा भाई बात सुन, जितना फोर्स इस पे अंदर लग रहा है उतना ही फोर्स बाहर के लिए लग रहा है। अंदर को लग रहा है सेंट्रीपिटल, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल बाहर के लिए। समझ में आ रही है बात? उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना फोर्स अंदर उतना ही बाहर, इस वजह से नेट फोर्स कितना? 0। इस वजह से कॉइन मूव नहीं कर रहा है। पर क्या एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा? नहीं, इसने जबरदस्ती लगाया ताकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो सके। बोलो बात समझ में आई? तो एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता ही नहीं है, हम लगाते हैं। कब? जब हमको किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड कराना होता है। बोलो बात समझ में आई? अब सवाल आता है कि सर नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? एक ऐसा फ्रेम, ये एक फ्रेम है, एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन हो रहा होता है। जिस भी फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है अपन कहेंगे नॉन इनर्शियल। क्या इस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है? ये फ्रेम घूम रहा है, एक्सेलरेशन है। तो जब भी आपको किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने होंगे, तुरंत ही आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं हो पाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ऐसी एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूग मशीन। आई थिंक आपकी बुक में दे भी रखी है। अपन लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब जिसमें कि हमने ब्लड लिया, सैंपल डाल दिया, इस मशीन के अंदर आपने टेस्ट ट्यूब को रखा, ये रोटेट करना स्टार्ट करेंगे ऐसे गुर 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 घूमेगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ब्लड के हैवी कंपोनेंट्स इसकी वॉल पे चिपक जाएंगे, अलग से दिखाई देंगे और नीचे सॉल्यूशन रह जाएगा। फिर बड़ी आसानी से उनको अलग अलग करा जाएगा, उनको मशीन्स में डाल डाल के स्टडी करा जाएगा। फिर पता चल जाएगा आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, आपके ब्लड में प्लाज्मा का लेवल क्या चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो उस टेक्निक का नाम बताओ जिससे हम कोलॉइड को सेपरेट कर सकते हैं। बोलो शाबाश। सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है टेक्निक का नाम?
सेंट्रीफ्यूगेशन। बोलो क्लियर हुआ? तो नोट डाल के लिख लीजिए। सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट टेक्निक, centrifugation is that technique which is used to separate colloidal solution, लिख लिया? क्या ये बात क्लियर हुई? पक्का? ओके। आगे पढ़ाऊं कि रोक दूं? बोलो आपने कितना समझ में आया, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूं। ज्यादा हो रहा है तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और अभी ठीक है चल जाएगा और तो मैं आगे पढ़ाता हूं। बताएं भाई, मुंह से बाहर बोलना पड़ेगा। पढ़ाऊं या रोक दूं? सबकी आवाज तो आई नहीं। पक्का? ठीक है, लिखिए। इसे ओरली बता देते हैं ना, ऐसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। मतलब हमको ये समझना है कि हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ कोलॉइड। एक सॉल्यूशन और एक कोलॉइड के बीच हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश मतलब विभेद कैसे किया जा सकता है। तो बताएं पॉइंट्स कि सर ऐसा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा दैट गिवन सॉल्यूशन इज कोलॉइड और सॉल्यूशन, या ट्रू सॉल्यूशन कह दीजिए। बताएं पहला टेक्निक क्या हो सकता है? अगर मेरे हाथ में लेजर लाइट है, इससे मैं कैसे पता लगा सकता हूं? अगर बीम ऑफ लाइट स्कैटर हुई तो आप क्या कहेंगे? कोलॉइड। नहीं भी तो क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में लिख पाएंगे खुद से? पक्का? लिख लीजिए जरा। शाबाश। नेक्स्ट बच्चों, हम जानना चाह रहे हैं कि कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन होता है कि नहीं होता, और अगर होता है तो उनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, क्या कोलॉइड सिर्फ सॉलिड और लिक्विड ही होता है? क्या गैसियस स्टेट में कोलॉइड एग्जिस्ट नहीं कर सकते? सोच के बताना। कर सकते हैं यार। स्टेट किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल स्टेट किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स की स्टेट पे और सॉल्वेंट के पार्टिकल की स्टेट पे। बात समझ में आ रही है? सो ऑन दैट बेसिस वी क्लासिफाई कोलॉइड्स एज सोल, सॉलिड सोल, अभी नहीं लिखना है, बताऊंगा, एरोसोल, और बताएं इमल्शन, फोम, सॉलिड फोम एंड जेल। देखे होंगे सबने। ठीक है, तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ब्रैकेट में लिख देगा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, सॉलिड, ब्रैकेट में लिखिएगा सॉलिड कॉमा लिक्विड कॉमा गैसेस। और ये सारे के सारे बच्चों जो हम लिखने जा रहे हैं सब टेक्निकल नेम है। ठीक है, पहला लिखिए SOL सोल, इसमें लिखिए डायरेक्ट डैश करके, सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, SOL, S फॉर सॉलिड और लास्ट का L मतलब लिक्विड। सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। ठीक है ना, आसान है ना। SOL, SO सॉलिड के लिए, L फॉर लिक्विड के लिए। SOL सोल, इसमें लिखिएगा सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। इसका एग्जांपल सोप सॉल्यूशन। क्या पेन खत्म हो गया? जो पेन दे दीजिए भाई, स्पेयर पेन है किसी के पास तो एक्स्ट्रा? अच्छा रुको मैं देता हूं, मेरे पास है, पास कर दीजिए। SOL डैश सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। लिख लिया? एक एग्जांपल इसका सोप सॉल्यूशन, दूसरा इंक, तीसरा स्टार्च सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन कॉमा इंक कॉमा स्टार्च सॉल्यूशन एंड मोस्ट ऑफ द पेंट्स, पेंट्स भी ऐसे बनते हैं भाई, एंड मोस्ट ऑफ द पेंट्स। सोल हो गया, सोल लिख लिया। दूसरा लिखिए सॉलिड सोल। सॉलिड सोल से क्या समझ में आ रहा है? सॉलिड के पार्टिकल डिस्पर्स होंगे सॉलिड में ही। ठीक है ना, वेरी गुड सिद्दीकी। लिखिए सॉलिड सोल में लिखिए सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। सॉलिड सोल मींस
सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। एग्जाम्पल इसका बहुत फेमस है, रूबी एक जेम स्टोन होता है, देखिए आपने जेम स्टोन, पत्थर, रत्न पत्थर जो हम पहनते हैं, देखे है ना, सॉलिड रहते हैं पूरा। तो लिखिए जेम्स, ऑल द जेम्स स्टोन, GEMS, जेम्स स्टोन। कलर्ड भी लिख दीजिएगा, कलर्ड जेम्स स्टोन। एक एग्जांपल हो गया रूबी, रूबी एक पत्थर होता है। पन्ना सुना होगा आपने, सुना है पन्ना? और क्या क्या सुना है? ब्लू सफायर कहते हैं इंग्लिश में उसे? अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता था, आज ही पता। एक गाना सुना है, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा, आगे कुछ ऐसी है। ठीक है, लिख लिया रूबी। नेक्स्ट लिखे एरोसोल। सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड इन, देखिए सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैसेस। सोल है तो सॉलिड और लिक्विड, और एरो आ गया तो डिस्पर्स्ड इन गैसेस। लिख लिया। इसके एग्जांपल तो आपने बहुत देखे होंगे। स्मोक होता है कि नहीं होता? सॉलिड या लिक्विड होता है किस में? एयर में या गैसेस में डिस्पर्स रहता है। स्मोक लिख लिया। दूसरा लिखे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं यानी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल AUTOMOBILE, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट EXHAUSTS, इसे बोलते हैं गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट लिख लिया। और भी होता है कॉमा हेयर स्प्रे, मार के बालों को एकदम एडजस्ट करा जाता है, हेयर स्प्रे, कॉमा फॉग, कॉमा मिस्ट, धुंध, एंड क्लाउड्स, बादल भी एरोसोल होते हैं, क्लाउड। लिख लिया। नेक्स्ट लिखें इमल्शन, EMULSION, इमल्शन। माइन्यूट, MINUT, माइन्यूट मतलब बहुत छोटे छोटे, MINUT, मिनट नहीं पढ़ेंगे इसे, माइन्यूट पढ़ेंगे। माइन्यूट पार्टिकल्स, इमल्शन में लिखिए माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ वन लिक्विड are dispersed in another liquid minute particles of one liquid is dispersed in another liquid। आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है, which is immiscible, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, which is immiscible, MISCIBLE, which is immiscible in it। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, देखो यूं यूं करा, अलग अलग हो गए, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करा। मिल्क होता है कि नहीं होता? लिख लीजिए एग्जाम्पल है मिल्क, कॉमा बटर एंड फेस क्रीम, मिल्क कॉमा बटर एंड फेस क्रीम, इमल्शन के एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फोम, FOM, फोम। फोम, इसमें लिखिए गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम, गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। फोम में लिखिए गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। एग्जांपल में लिखिए इंसुलेटिंग फोम, इंसुलेटिंग फोम, कॉमा फोम रबर, कॉमा स्पॉन्ज, SPONG। देखा स्पॉन्ज पिचकाओ फिर फूल जाता है, क्यों फूल जाता है? एयर ट्रैप हो जाती है सॉलिड के बीच में, याद रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ फोम, समझ में आई बात? हाँ ये रहा स्पंज, अच्छा दिखाना भी, सो सॉरी दिखा, ये रहा स्पंज, इसको पिचकाया, पिचक गया, हवा बाहर, अब सिर्फ क्या रह गया? सॉलिड, छोड़ा वापस इसके अंदर एयर ट्रैप हो गई है। ठीक है ना, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ किसका? फोम का। नेक्स्ट लिखिए लास्ट जेल, GEL, जेल।
जेल लगाएंगे बाल अच्छे करेंगे। जेल, GEL, जेल। इसमें लिखिएगा, अच्छा डेफिनेशन है, कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग आता है, लिखिए, कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन, किसमें, लिक्विड में, और दिखने में कैसा लगता है, सेमी सॉलिड, है ना। जेल देखा है, आजकल तो टूथपेस्ट भी आते हैं जेल टाइप के, उसमें देखा होगा अलग अलग ऐसे कंटिन्यूअस नेटवर्क दिखाई देता है सॉलिड्स का, किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। लिख लिया। एग्जाम्पल में लिखिए, बड़ा फेमस है जिलेटिन, GELATIN, जिलेटिन। जेलीज, तो जेली खाते हैं, जिलेटिन, JELLIES, जेलीज, एंड हेयर जेल। आजकल तो चेहरे पे लगाने के भी जेल आते हैं, नहीं है, आप दुकान में जाके बोलो कि मॉइस्चराइजर चाहिए, वो जेल टाइप का एक दे देते हैं। मुझे कैसे पता? नहीं, मेरे पास है नहीं, ले लूंगा मैं। हो गया क्लियर? सो 7 तरह के कोलॉइड हमने पढ़ लिए, जरा एक एक करके बताएंगे। पहला सोल, सॉलिड इन लिक्विड, कोई एग्जांपल, सोप सॉल्यूशन, इंक हो गया, मोस्ट ऑफ द पेंट्स हो गया। दूसरा, हाँ क्या, सॉलिड सोल, कोई एग्जांपल, रूबी हो गया। तीसरा, एरोसोल, कोई एग्जांपल, स्मोक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इमल्शन, कोई एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट, फोम, कोई एग्जांपल है ना मेरे हाथ में, हाँ, स्पॉन्ज हो गया, स्पॉन्ज बोलते हैं, स्पंज नहीं। अगला, जेल, कोई एग्जांपल, हेयर जेल हो गया, और जिलेटिन और जेलीज। क्लियर हो गए सारे? ओवर करें, टाइप्स ऑफ कोलॉइड बहुत तो है यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ठीक है, थैंक यू सो मच।